बहुत दिनों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही सरल, सादा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी शालिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश बहुत ही गरीब था। वो दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी रमेश गरीब ही था। वो कभी जमींदारों के यहाँ मजदूरी करता तो कभी खेत खलिहानों में काम करता, ताकि किसी तरह उसका घर गृहस्थी चल सके। समय के साथ साथ उसकी गरीबी और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, शालिनी, मुझे लगता है कि मुझे कहीं बाहर शहर में जाकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम वैसे ही गरीब हैं। दूर शहरों में कम मेहनत करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं किसी बड़े शहर में जाकर काम करूंगा। अगर तुम दूसरे शहर में काम करने चले जाओगे तो तुम्हें छोड़कर मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरे शहर जाओ। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। तुम जितना कमा कर लाते हो मैं उसी में खुश हूँ। मैं कम पैसों में ही घर चला लूंगी। बस तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं जानता हूँ शालिनी, तुम हर मुश्किल में हमेशा मेरे साथ रही हो, लेकिन अब मैं हमारी ये गरीबी और नहीं देख सकता। अब मुझे 1-2 साल के लिए किसी दूर शहर में जाकर काम करना ही होगा। तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है। नहीं तो हम ऐसे ही एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम होते हैं। अगर मुझे वहां काम मिल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं आज ही तुम्हारा सामान बांध देती हूँ। तुम चाहो तो कल ही चले जाना। अगले दिन सुबह सुबह रमेश अपनी पत्नी को विदा कहकर शहर की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद वह शहर पहुंच गया। नए शहर में रमेश का कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि किसी तरह मुझे आज रात रहने की जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि कल मुझे काम की तलाश भी करनी है। रमेश रात बिताने के लिए एक घर के पास गया। तभी घर का मालिक बाहर आया। रमेश ने उससे कहा, भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं और अब शाम हो गई है। मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे अपने घर में एक रात रहने की जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। फिर मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रख सकता हूं? तुम्हारे जैसे बहुत लोग इस शहर में काम की तलाश में आते हैं। जाओ जाओ, कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लो। रमेश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। फिर वह दूसरे घर के पास गया और बोला, भाई, क्या मैं आज रात आपके घर में रह सकता हूं? अगर आप चाहें तो मैं एक रात रहने का किराया भी दे दूंगा। उस आदमी ने कहा, भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम कहीं और अपनी व्यवस्था कर लो। यह सुनकर रमेश वहां से भी चला गया। इसके बाद रमेश कई और घरों में गया, लेकिन सभी ने उसे अपने घर में रहने से मना कर दिया। यह सब देखकर रमेश बहुत निराश हो गया। वह सोचने लगा, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देना चाहता। अब मैं रात को कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इस शहर में मुझे रहने के लिए एक जगह नहीं मिल रही, तो मुझे यहाँ काम कैसे मिलेगा? जब रमेश ये सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर पड़ी। रमेश उस बूढ़ी औरत के घर गया और बोला, काकी माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देना चाहता। अब सिर्फ आप ही से उम्मीद है। कृपया मुझे एक रात अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे काकी माँ कहा है, और एक काकी माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? आओ, अंदर आ जाओ। रमेश उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला गया। फिर बूढ़ी काकी ने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। काकी माँ,
आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? आपके साथ और कोई नहीं रहता? आपका परिवार कहाँ है? बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। एक बेटी थी, वो भी 2 साल पहले बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई। बेटी के गम में उसके पिता भी दिन दिन बीमार होते गए। कुछ समय बाद वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। काकी माँ, आप रोइए मत। मैं तो हूँ आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन शहर में बहुत सावधान रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग लोग होते हैं। वे नए लोगों को देखकर उन्हें ठग लेते हैं। काकी माँ, मैं ध्यान रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। फिर बूढ़ी काकी ने रमेश को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह रमेश काम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत जल्द ही उसे एक सेठ की किराने की दुकान में काम मिल जाता है। रमेश कभी भी सेठ के किसी काम से मना नहीं करता था और हर काम बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान लगाकर करता था। रमेश की मेहनत और लगन देखकर सेठ उस पर बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वह रमेश की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। रमेश अपनी कमाई में से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितनी उसे जरूरत होती थी। बाकी पैसे वह एक छोटी पोटली में जमा करके रखता था। वो सोचता था, जब मैं 5,000 रुपए जमा कर लूंगा, तब मैं अपनी प्यारी पत्नी के पास वापस चला जाऊंगा। फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। रमेश कई साल तक कड़ी मेहनत करता है और आखिरकार वो 5,000 रुपए जमा कर लेता है। उस समय एक गरीब आदमी के लिए 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए रमेश बूढ़ी काकी से कहता है, काकी माँ, अब मेरे पास 5,000 रुपए जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर किसी कारण ये पैसे कहीं खो गए या किसी ने छीन लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल तो किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। शहर में बहुत बदमाश और बुरे लोग रहते हैं, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन बेटा, तुम अभी अपने गांव क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाओ ना। काकी माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से ही जा रहा हूँ। बेटा, तुम एक काम करो, तुम इस शहर के मशहूर जमींदार गोपाल के पास जाओ और अपने पैसे उसके पास रखाओ, और जब तुम घर जाओगे तब उससे अपने पैसे वापस ले लेना। लेकिन काकी माँ, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? अगर बाद में वो मुझे पैसे देने से मना कर दे तो? बेटा, गोपाल बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का आदमी है। तुम निश्चिंत होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। बहुत से लोग अपने पैसे उसी के पास रखते हैं। बूढ़ी काकी की बात मानकर रमेश अपने 5,000 रुपए लेकर जमींदार गोपाल के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम रमेश है। मैं गांव से यहाँ काम करने आया हूँ। मैंने कई साल मेहनत करके 5,000 रुपए जमा किए हैं। मैं अपने पैसे अमानत के रूप में आपके पास रखने आया हूँ। मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा, तब तक मेरे पैसे आपके पास ही रहेंगे। कृपया इन पैसों को आप अपने पास रख लीजिए। जमींदार तुरंत रमेश के हाथ से पैसों की थैली ले लेता है और कहता है, तुम्हारे पैसे रखने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन चाहे आकर अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की बात सुनकर रमेश निश्चिंत हो जाता है और खुशी खुशी वापस चला जाता है।
कुछ दिन और काम करने के बाद रमेश को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है। इसलिए वो घर जाने की तैयारी करता है और जमींदार के पास अपने पैसे लेने जाता है। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए मैं अपने पैसे लेने आया हूं। कृपया मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? जमींदार की बात सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मालिक, मैंने कुछ दिन पहले ही 5,000 रुपए आपके पास अमानत के रूप में रखे थे। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो ऐसी झूठी बातें कर रहे हो? 5,000 रुपए? अरे इतने पैसे तो तुम्हारे 7 पुश्तों ने भी नहीं देखे होंगे। फिर तुम्हारे पास 5,000 रुपए कहां से आ गए? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए थे? मालिक, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। इसलिए पैसे देते समय मैंने आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया। रमेश जमींदार को अपने 5,000 रुपए की बात याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार गोपाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और रमेश को धक्का देकर घर से बाहर निकलवा देता है। बेचारा और लाचार रमेश रोते रोते बूढ़ी काकी के घर की ओर चल पड़ता है। वो रोते हुए कहता है, हे भगवान, मेरी इतने सालों की मेहनत से जमा किए हुए पैसे सब लूट गए। कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कंगाल बना दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुखी मन से रमेश बूढ़ी काकी के घर पहुंचता है। रमेश को रोता हुआ देखकर बूढ़ी काकी पूछती है, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो जमींदार गोपाल के पास अपने पैसे लेने गए थे ना? काकी माँ, मैं बर्बाद हो गया। मेरे जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो गए। जमींदार गोपाल ने मेरे पैसे वापस नहीं दिए। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि उसने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं उसे बदनाम करना चाहता हूं। उसने अपने नौकरों को बुलाकर मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकलवा दी। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें जमींदार गोपाल के पास पैसे रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि जमींदार गोपाल इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। लोग तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। काकी माँ, आप बेकार में खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे भले के लिए ही कहा था। लेकिन होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। बेटा, तो अब तुम क्या करोगे? उस धोखेबाज जमींदार से अपने पैसे कैसे वापस लोगे? काकी माँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। बूढ़ी काकी और रमेश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक महिला आ गई। उसने दोनों को चिंतित देखा और पूछा, क्या बात है? क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने इतने साल दिन रात मेहनत करके 5,000 रुपए जमा किए थे। उन पैसों को कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। कभी भूखा रहा तो कभी बिना सोए काम किया। फिर रमेश रानी को सारी बात बताता है कि कैसे उस जमींदार ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे ले लिए। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अगर ये उपाय काम कर गया तो हम उस जमींदार को अच्छा सबक सिखाएंगे और आपको आपके पैसे भी मिल जाएंगे। फिर रानी बूढ़ी काकी से एक बक्सा मांगती है। काकी से बक्सा लेकर रानी कहती है, काकी माँ, अब मैं और रमेश भाई उस जमींदार के पास जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। रानी सिर पर बक्सा रखकर बूढ़ी काकी और रमेश के साथ उस धोखेबाज जमींदार के घर की ओर चल पड़ती है। काकी माँ, आप यहीं खड़ी रहकर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक जमींदार गोपाल रमेश भाई के पैसे वापस न दे दे, तब तक आप हमारे पास मत आइए। जैसे ही जमींदार रमेश भाई के पैसे लौटा देगा, तब रमेश भाई आपके पास आ जाएंगे। तब आप अंदर आकर जमींदार से कहना, बहू,
मेरा बेटा विदेश से घर लौट आया है और वो तुम्हें बुला रहा है। जल्दी घर चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर रानी और रमेश जमींदार के घर पहुंचते हैं। रानी रमेश से कहती है, पहले मैं अंदर जाऊंगी, आप थोड़ी देर बाद अंदर आना। फिर रानी जमींदार के घर के अंदर चली जाती है। जमींदार रानी के सिर पर रखा बक्सा देखकर कहता है, बहन, तुम यहाँ किस काम से आई हो? और तुम्हारे सिर पर जो बक्सा है उसमें क्या है? मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति व्यापार करने के लिए विदेश गए हुए हैं। कई महीनों से वो घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं कब आएंगे। हमारे गांव में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अक्सर किसी न किसी के घर चोरी हो जाती है। इसी चिंता में मुझे कई रातों से ठीक से नींद भी नहीं आई। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर भी चोरी ना हो जाए। इसीलिए मैं ये बक्सा आपके पास लेकर आई हूँ। इस बक्से में हमारे पूरे जीवन की कमाई है। पैसे, हीरे, सोना चांदी, सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। जब मेरे पति विदेश से व्यापार करके घर लौट आएंगे, तब मैं ये बक्सा आपसे वापस ले जाऊंगी। रानी की बात सुनकर जमींदार मन ही मन सोचने लगा। बक्सा देखकर तो लगता है कि इसमें 5 से 10 लाख रुपए का माल होगा। मुझे ये बक्सा जितनी जल्दी हो सके अपने पास रख लेना चाहिए। फिर जमींदार बोला, बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो सोना चांदी और पैसे से भरा ये बक्सा मेरे पास लेकर आई हो। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारा ये बक्सा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जब तुम इसे वापस मांगोगी तब ये बक्सा तुम्हें बिल्कुल उसी हालत में वापस मिल जाएगा। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे मेरा सोना चांदी का बक्सा उसी हालत में वापस मिलेगा? बहन, पूरे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा होती है। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धोखेबाज या ठग कह सके। उसी समय वहां रमेश आ जाता है। रमेश को देखकर जमींदार घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे, इस आदमी को आने के लिए और कोई समय नहीं मिला। अगर इसने कुछ कह दिया तो ये औरत मुझ पर शक करने लगेगी। अच्छा होगा कि इसके कुछ बोलने से पहले ही मैं इसे इसके 5,000 रुपए वापस दे दूं। तब ये औरत अपनी आंखों से मेरी ईमानदारी देख लेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं इसे इसके 5,000 रुपए दे देता हूं। मेरी ईमानदारी देखकर ये औरत मुझे सोना चांदी और पैसों से भरा ये बक्सा दे देगी। फिर जमींदार बोला, बहन, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मेरे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम निश्चिंत होकर ये बक्सा यहां रख सकती हो। तुम्हारी ये अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और इस घर में तो तुम्हारा ये बक्सा कोई चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि इस घर में घुसने से पहले चोर भी 100 बार सोचता है। ये कहते कहते जमींदार ने ऐसा नाटक किया मानो रमेश पर उसकी नजर अभी पड़ी हो। जैसे ऐसा दिखाते हुए जमींदार अचानक खुश होकर बोला, अरे तुम यहाँ देखो बहन, ये आदमी गांव से शहर आकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है और अपनी सारी कमाई मेरे पास रख कर गया था। आज सुबह ही ये अपने जमा किए हुए पैसे लेने आया था, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पाया और पैसे देने से मना कर दिया था। बाद में मुझे अच्छी तरह याद आया और मैंने इसे पहचान लिया। भाई, तुम बहुत अच्छा किया जो अपने पैसे लेने वापस आ गए। मैं तो अपने नौकरों को तुम्हें बुलाने के लिए भेजने ही वाला था। मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूं। ये बहुत दूर से शहर में काम करने आया है। ये बहुत गरीब है और बहुत मेहनत करता है। इसने यहां भी काम किया है और बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानता हूं। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। आप अभी इसी गरीब को उसके पैसे वापस दे दीजिए। फिर जमींदार तुरंत रमेश को उसके 5,000 रुपए वापस दे देता है। रमेश पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर जमींदार रानी से बोला, देखो बहन,
मैंने तुरंत इस गरीब मजदूर के पैसे वापस कर दिए। अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया होगा कि लोगों का धन दौलत मेरे पास 100% सुरक्षित रहता है। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप सच में बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बक्सा दे दो और निश्चिंत होकर अपने घर चली जाओ। जमींदार रानी से बक्सा मांग ही रहा था कि तभी बूढ़ी काकी वहां आ जाती है और रानी से कहती है, बहू, जल्दी घर चलो। मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट आया है और वो तुम्हें बुला रहा है। रानी खुश होकर बोली, अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि वो वापस आ गए। अब मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी मेरे लिए इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पति ही इस धन को अच्छी तरह संभाल लेंगे। उनके रहते हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहकर रानी तुरंत बक्सा उठा लेती है और वहां से चली जाती है। ये सब देखकर जमींदार बहुत दुखी और गुस्से में बोलने लगा, वाह गोपाल वाह, ये क्या हो गया? इतना सारा सोना, गहना और पैसा हाथ में आते आते निकल गया। इस जाहिल व्यापारी को अभी ही आना था। अगर थोड़ी देर बाद आता तो कितना अच्छा होता। वह सोना, चांदी और पैसों से भरा बक्सा मेरे हाथ लग ही जाता। अगर वह बक्सा मेरे हाथ लग जाता तो मैं उससे न जाने कितने काम कर सकता था। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। उधर रानी रमेश से कहती है, भाई, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी चालाक या बेईमान इंसान ऐसा नहीं है जिसकी चालाकी और बेईमानी हमेशा सफल हो सके। अब आप अपने घर जाइए और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताइए। रमेश बूढ़ी काकी से बोला, काकी माँ, अब आप भी मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आपने इस अनजान शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे बेटा, इसमें उपकार की क्या बात है? तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मैंने तो सिर्फ एक माँ का फर्ज निभाया है। मुझे भूल मत जाना बेटा। जब भी समय मिले मुझसे मिलने आना और अपने परिवार को भी साथ लाना। अब तुम अपने घर जाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद रमेश अपने गांव की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वो अपने घर पहुंचता है। रमेश को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जिस दिन से तुम गए थे मेरे लिए हर एक पल बहुत कठिन हो गया था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। हर समय मुझे तुम्हारी ही याद आती रहती थी। तब रमेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, शालिनी, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन भगवान ने मुझे उस मुसीबत से बचा लिया। भगवान उस बहन का भला करे जिसकी वजह से मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस मिल गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर नहीं जाऊंगा। जो भी करूंगा यहीं गांव में रहकर करूंगा। इसके बाद रमेश अपने जमा किए हुए पैसों से एक बड़ी सब्जी की दुकान खोलता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर अच्छी बिक्री होने लगती है। इस तरह मेहनत और धैर्य के बल पर रमेश के गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और एक बड़ा घर भी खरीद लेता है और इस तरह वे दोनों अपना बाकी जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।